Hello guys, now we'll study the class 7th NCERT, Our Environment, Chapter 8, Human Environmental Interaction, the Tropical and the Subtropical Region. So, uh, under it we have studied all this topic. We will come to the next topic. That is we have already studied the climate, rainforest. Now we will study the people of rainforest. Okay, so people grow most of their food in a small areas after clearing some trees in the forest. Okay, so basically what happened, how the people जो लोग रेन फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो बेसिकली कैसे रहते हैं और अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे. देखो, तो बेसिकली क्या होता है कि जो पीपल हैं वो अपना जो खाना है वो एक स्मॉल एरिया में उगाते हैं. आफ्टर क्लीनिंग द सब ट्रेस, ऑब्वियसली बात है जैसे कि हमें बेसिक जो ईटेबल चीज़ है, रोटी, ठीक है, चावल, दाल, ये सारी एक लैंड एरिया पे हो पाता है. और अगर उस लैंड एरिया पे कुछ और चीज़ें नहीं हैं तभी, तो अगर जो फॉरेस्ट एरिया उसको हम लैंड एरिया में कन्वर्ट करेंगे तभी वहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो पाएगा. तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है उसको लैंड एरिया में कन्वर्ट करते हैं और क्रॉप उगाते हैं, लाइक जैसे राइस, वीट, ये सारी. वाइल मैन हॉन्ट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. दे मेनली ग्रो टैपिका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. व्हाट इट सी कि लाइक बेसिकली होता क्या है वहाँ पे कि जो मैन होते हैं वो हंटिंग करते हैं, ठीक है, और फिशिंग करते हैं, ठीक है, और जो वुमेन होती हैं वो क्रॉप्स का ख्याल रखती हैं और वो बहुत से क्रॉप्स को ग्रो करती हैं, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सारे. एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन, इट इज़ द वुमेन who keep their families alive by feeding them a vegetable the grow. So basically हम यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया में लोग रहते हैं उनके ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो मैन्स होते हैं, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, हंटिंग होता है, फिशिंग होता है. तो हंटिंग और फिशिंग किस पे डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है. अगर हम हंटिंग और फिशिंग की बात करते हैं तो हंटिंग और फिशिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें सूटेबल रहेंगी तभी हंटिंग और फिशिंग हो पाएगा. लेकिन जो क्रॉप प्रोडक्शन है तो होता क्या है कि जब मैंस के काम नहीं चलते हैं तो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए वो फैमिली को चलाने में हेल्पफुल होता है. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. सो बेसिकली ये जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है लाइक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये बेसिकली दो टाइप्स है एग्रीकल्चर को, मतलब कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, ठीक है. जिससे क्या होती है, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर से जनरली जो वेजिटेशन होती है, लाइक जो लैंड होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. द स्टैपल फूड इज़ अ मोनाको, also known as cassava, that grows under the ground like a potato. So if we're talking about the tropical area, so here is the what is the staple food, that is a monaco. Okay, इसको cassava भी बोलते हैं, जो basically like just like we used to grow the potato under the ground, see with the same method this cassava is grown. They also eat queen ants and egg sacs. Okay, cash crops like coffee, maize, coca are also grown. So we are talking about the tropical area. What are the things grown here, like Monaco, okay, cash crops like a coffee, maize, coca, all these are grown. Why these crops are only grown here? Because for growing these crops the suitable climate condition is needed, which is present in the tropical area. The rainforest provides a lot of wood for houses. Okay, so basically this vegetation, this rainforest provides a lots of wood for the house. Some families live in the thatched house shaped like a beeves. There are the other large apartment like house called a mulaka with the sleeping slanting roof. So basically जैसा कि हमने देखा कि इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेजोन फॉरेस्ट विच इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका. सो दिस अमेजोन फॉरेस्ट इज़ अ सो थिक फॉरेस्ट एंड देयर इज़ अ so much trees are hard or thick trees are present, and this thick trees woods are used to be in many fields like creating the houses, okay, shaping the roof. So basically यहाँ पे जो हाउस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक व्हीप्स के नाम से और स्लैंटिंग रूफ्स के नाम से. नाउ
Life of the people of Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. Okay, so what it's saying कि जो लाइफ होती है लोगों की अमेजोन बेसिन के पास, जो लोगों की होते हैं उनकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, इन ओल्डर डेज हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली नेविगेटिंग द रिवर. So basically suppose a people who are living some other area near to the Amazon basin, so if they want to go to their home or to the Amazon basin, there was only one mode of transportation, that was a river, through the river. Now in 1970, the Trans Amazon highway made all the parts of rainforest accessible. So what happened in 1970, there was a construction Trans Amazon highway which makes all the parts of rainforest accessible, means everybody can go to the all the parts of rainforest of Amazon by using the Trans Amazon highway. Aircrafts and helicopters are also used for just a minute. Aircraft and helicopters are also used for reaching various places. Here after we saw that in previous time or in earlier time river was only mode, and after that Trans Amazon highway created so people can go through the roadways. After that airways was also opened, aircrafts and helicopters, all these were opened. Now the indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in a new area where they continue to practice their distinctive way of farming. So basically most of the people, indigenous population, like most of the people, they pushed out from the area. Like if they are living in the forest area, they need to go to some other area where there is no forest, so they can cultivate some crops and forced to settle a new area. So basically they settled a new area. Now where they continue to practice their distinctive way of farming, so there they can basically practice the distinctive way of farming. The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. So basically what is saying, like as the development happened, okay, so there was a destruction or gradual destruction in the biological diverse rainforest. Okay, just take the example, suppose this area, particular area near the Amazon basin is have the very thick forest. Okay, this all area, suppose some people came to this area and converted this rainforest area to the land area, constructed building, industries, mines sector, everything. So basically what happened, this area get destructed. Okay, so this is talking here. It is estimated that large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. So it is estimated, there is a calculation कि हर साल या फिर एक मतलब कुछ टाइम ऑफ पीरियड में जो अमेज़न बेसिन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ के जो रेन फॉरेस्ट एरिया है वो डिसअपेयर हो रहा है, मतलब day by day that is getting destructed. You can see that this destruction of the forest has a much wider implication. So just take the example, if there is a no forest or no vegetation area, so what will be happen, basically the oxygen level will be depleted and the CO2 level will be increases. The topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into the barren landscape. So apart from the decreasing of oxygen level and increasing of carbon dioxide, one more disadvantage of deforestation is that if whatever the topsoil is there, that will get washed away and the soil will onto the saline soil and will become the barren landscape. Just I will explain. Suppose this is a ground level, okay, and this dark shade is the soil. Okay, so if here is a tree, okay, so if here is a tree, then what will suppose if rains came, okay, with the force, then this tree will get fallen down, okay, and whatever the soil is under its root, that root soil will also get washed away. So basically this portion will become like this. Okay, so here is a declination of soil. This land will convert from into the barren landscape. Now
life in the Ganga Brahmaputra basin. If we are talking about the Ganga Brahmaputra basin, so how the peoples are living in the Ganga Brahmaputra basin. So basically before this we have studied about the tropical area, that is the Amazon basin. Now we are studying about the subtropical area, that is Ganga Brahmaputra basin. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. Okay, so what it say कि like whatever the tributaries they are Ganga and Brahmaputra tributaries, they together form the Indian subcontinent. Okay, basically if we see this diagram of India or map of India, you can just see this portion is basically Ganga Brahmaputra basin, and this portion creates the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes. Okay, so this basin basically lies in the subtropical region. Okay, subtropical region, we previously we have studied about the tropical region Amazon basin. Now we study about the studying about the subtropical region, that is a Ganga Brahmaputra basin. The tributaries of river Ganga like Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi, the tributaries of Brahmaputra drain it look. Okay, so basically here the tributaries of Ganga and Brahmaputra meet to the river Ganga and Brahmaputra, and they form the basin, Ganga Brahmaputra basin. So these are the tributaries of Ganga, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi, these are the tributaries of Ganga. Look at the atlas and find names of the some tributaries of river Brahmaputra. So what is you have to do, now here we studied at the जो ट्रिब्यूटरीज़ है गंगा रिवर की, अब हमें क्या करना है कि जो ट्रिब्यूटरीज़ है ब्रह्मपुत्र रिवर की, उन ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखना है. इस मतलब ये मैप को आपको पढ़ना है और इस मैप के थ्रू आपको देना है. तो बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है उसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज़ होती है, ठीक है, लोहित रिवर होती है, ठीक है, कामेंग होती है, और भी रिवर ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं. नाउ द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स, हिमालयंस एंड सुंदरबन डेल्टाज आर मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन. ओके, सो इस बेसिन का जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या है, जैसे सबसे ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और गंगा, माउंटेन्स, बेसिकली ये माउंटेन से निकलती है, और जब ये माउंटेन से निकलती है तो वो जो स्ट्रक्चर और फीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इम्पॉर्टेंट भी है. फुट हिल्स, ठीक है, फुट हिल्स हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया. सुंदरबन डेल्टा कैसे, देखो जब ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर मिलती है यहाँ पे और ये इंटर करती हैं बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म होता है, उस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा बोला है, और इस डेल्टा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया. ओके, जो ऑक्सबो लेक्स होते हैं वो प्लेन एरिया में ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है. द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट. तो बेसिकली यहाँ का जो एरिया है वो मानसून क्लाइमेट से डोमिनेटेड है. नाउ द मानसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर. तो जो मानसून से वो जून से लेके सितंबर तक रेन्स लेके आती हैं. द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कोल्ड. ओके, सो बेसिकली हियर समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडिया का मैप देखना है और आपको ये फाइंड करना है कि जो यहाँ पे इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज करती हैं, कौन कौन से स्टेट से जाती हैं. ये देखो, ये बॉक्स में एक चीज़ दिखा है, रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज डिफरेंट नेम इन अ डिफरेंट प्लेस, फाइंड आउट द. ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है उसको अलग अलग, इवन गंगा को अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो ये आपको जब आप आगे की क्लासेस में, क्लास लाइक 6th में ऑलरेडी आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ें देखी होगी. ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आपको 9th क्लास में मिलेगा, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो. पैरेलली अभी आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो या अपने घर में किसी भी एल्डरली से पूछ सकते हो. द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी. द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो बेसिकली ये जो बेसिन एरिया है यहाँ पे अलग अलग टोपोग्राफी है. ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में. माउंटेन एरियाज विद द steep slope have a inhospitable terrain. Okay, what it's saying कि जो माउंटेन एरिया है steep slopes वो inhospitable टेराइन का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं. देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो दिस इज द रीज़न ड्यू टू विच देयर आर द लेस नंबर ऑफ पीपल्स लिव इन
mountain area of Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for the human habitation. So basically what does do, जो plain area होते हैं वो क्या provides करते हैं, most suitable land फॉर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए. द सॉइल इज़ अ फर्टाइल. ओके, सो जो बेसिकली जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ की सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. ओके, सो हियर पीपल हु आर लिविंग फॉर दैम एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑक्यूपेशन. रीज़न सी, जब हमने ट्रॉपिकल रीजन की बात की थी वेयर द अमेजोन रिवर वेयर और अमेजोन बेसिन वेयर लोकेटेड. ओके, सो बेसिकली दैट वहाँ का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा माउंटेन एरिया था. तो माउंटेन एरिया में लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो माउंटेन को, जो फॉरेस्ट एरिया था उसको, फॉरेस्ट एरिया को लैंड एरिया में कन्वर्ट करना पड़ता था. सो बेसिकली टू कन्वर्ट द लैंड फॉरेस्ट एरिया टू द लैंड एरिया दैट टेक्स अ टाइम और क्रिएट ट्रबल टू द पीपल. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन रिवर और एरिया, ठीक है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड पे ही फ्लो करती हैं. और जब ये लैंड पे फ्लो करती हैं तो एक डेल्टा बनाती है अपने साइड में और एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है वे जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है. नाउ द मेन क्रॉप इज़ द पैडी. सिंस द कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर इट इज़ नोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई. तो यहाँ पे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ का जो मेन क्रॉप है वो है पैडी है, ठीक है. और जैसे कि हमें पता है कि जो कल्टीवेशन होता है पैडी का, आपको पता है कि जो राइस होती है उसको कल्टीवेट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. और इस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी होता है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है. यहाँ पे हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट, पॉपुलेशन डेंसिटी. It means the number of persons that live in 1 square kilometer of area. Example, population density of Uttarakhand is 189 while the density of West Bengal is 1029 and the Bihar is 1102. So basically population density होती है कि कितने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. तो ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया. अगर हम मोस्ट अर्बन और डेवलप्ड एरिया की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल और अनडेवलप्ड. जैसे कि यहाँ पे हम कोलकाता या उत्तराखंड की, हाँ, बंगाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1029. वेयर एज अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे लोग 189 है, ठीक है. तो आप इससे देख सकते हो कि उत्तराखंड में लोग कम होने के बाद वजह से यहाँ पे फॉरेस्टेशन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया है. Wheat, maize, sorghum, gram, millets are the other crops that are grown. So basically ये जो हैं, जैसे मेज़ हो गया, वीट हो गया, ग्राम हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब क्या है, ये अलग क्रॉप्स है अपार्ट फ्रॉम द पैडी जो यहाँ पे उगाया जाता है. कैश क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन. सो यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है. हमने ट्रॉपिकल एरिया में भी कैश क्रॉप्स देखा था, वहाँ पे कैश क्रॉप्स क्या थे, कॉफ़ी थी, ठीक है. यहाँ पे कैश क्रॉप्स क्या है, शुगर कैन और जूट. बनाना प्लांटेशन आर सीन इन द सम एरियाज ऑफ द प्लेन. तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बनाना का प्लांटेशन भी देखा जाता है. सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम. ओके, अगर हम कुछ असम और बिहार एरिया की बात करें तो वहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है सिल्क वॉर्म के थ्रू. नाउ इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटली क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ टेरेस. तो अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो माउंटेन और हिलीस एरिया में जो स्लोपी और जेंटली एरिया होता है वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है टेरेस पे. मतलब क्यों, रीज़न आप देख सकते हो कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा काइंड का रहता है. जैसे ये मान लो हिली एरिया है, तो यहाँ पे अगर आप क्रॉप्स करोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा टेरेस काइंड का लगेगा आपको. तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है बेसिकली वो टेरेस कल्टीवेशन के फॉर्म में की जाती है. नाउ द वेजिटेशन कवर area according to the types of landform. Okay, basically what happen, vegetation covers the area according to types of landform. अगर वहाँ का landform अलग है तो वहाँ पे kinds of vegetation अलग होगी, लेकिन landform different है तो वहाँ पे अलग होगी, ठीक है. Now in the Ganga Brahmaputra plain tropical deciduous trees grow along with the teak, साल and people. ठीक है, अगर हम इस बेसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, लाइक टीक होता है, साल होता है, पीपल होता है. थिक बैम्बूज ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पे जो बैम्बूज होते हैं वो थिक बैम्बूज वहाँ पे पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन पे. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं
collect some handicrafts made from jute, bamboo and silk, display them in the class, find out in the which area they were made। बोला जाता है कि आपको क्या करना है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स काम के चीज़ें कलेक्ट करनी है। जैसे अगर हम देखते हैं कई जगह टोकरी जो होती है वो बैम्बो स्टिक से बनी रहती है, ठीक है, और कई बार जो पेन स्टैंड होते हैं, कुछ डेकोरेशन आइटम होते हैं, वो भी बैम्बो स्टिक से बनी होती है। तो आपको ऐसे हैंडमेड एरिया कलेक्ट करने हैं और आपको ये पता करना है कि ये कौन से एरिया से बना हुआ है। द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैनग्रोव्स फॉरेस्ट। ओके, जो डेल्टा एरिया है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र एरिया की बात करें तो यहाँ का जो डेल्टा एरिया है वहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, डिओडर, फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। बोला जाता है कि अगर हम उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रीज़ कैसी ग्रो की जाती है, कॉनिफेरस ट्रीज़ होती हैं जैसे कि पाइन, डिओडर, ये सारी चीज़ें। रीज़न, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट देखो, जो बेसिकली अगर हम उत्तराखंड और सिक्किम की बात करें तो उत्तराखंड और सिक्किम जो हमारे इंडिया का पोर्शन है वो एक ग्रीन एरिया में आता है, ठीक है, ग्रीन एरिया में आता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वेजिटेशन लगे रहते हैं और ठीक है, और रेन भी वहाँ पे रहती है। तो ये जो है, ये लाइक पाइन हो गया, ठीक है, डिओडर हो गया, इसको एक ऐसा क्लाइमेट की ज़रूरत होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे टेम्परेचर कूल रहे, इसलिए वहाँ पे होता है। द स्लोप्स आर स्टीप, और इसको स्लीपी स्लोप्स काइंड के भी लैंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप ये डायग्राम में देखो, जस्ट अ मिनट, हम टेरेस की बात करें, टेरेस आर बिल्ड ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप्स इज रिमूव सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। बोला जाता है कि टेरेस बनाया जाता है एक स्टीप स्लोप्स में, ठीक है, ताकि वो फ्लैट सर्फेस बना सके और क्रॉप्स को ग्रो कर सके। और जो स्लोप होते हैं उनको हटाया जाता है ताकि जो पानी होता है, जैसे बेसिकली सी, अगर ये ऐसा कोई हिली एरिया है लेकिन अगर बीच में आप स्लोप्स ऐसे ऐसे बना दोगे तो जो पानी का रुकाव है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो सेम अगर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो हियर इज़ अ टेरेस फार्मिंग। थ्रू द टेरेस फार्मिंग बेसिकली हिली एरियाज़ में की जाती है। नाउ देर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ होते हैं। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकीज़ आर कॉमन। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, टाइगर्स हो गया, डियर्स हो गए, मंकीज़ हो गए, ये सब कॉमन है। द वन हॉर्न राइनोसेरस इज़ फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। बोला जाता है कि जो वन हॉर्न राइनोसेरस होता है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर आर फाउंड। अगर हम डेल्टा एरिया की बात करें, लाइक बंगाल एरिया में जो हो गया, ब्रह्मपुत्र एरिया में, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, लाइक बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, ये सब पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर्स वाटर्स। बोला जाता है कि यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो एक फ्रेश रिवर वाटर, बिकॉज हम गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये बेसिकली मोस्ट ऑफ जगह पे फ्रेश वाटर रहती है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे लेक्स और बे ऑफ बंगाल सी में बनता है, मतलब कि बहुत से यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिश आर द रोहू, काटला एंड हिल्सा, ठीक है। अगर हम फ़िश की बात करें जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाते हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, रोहू, काटला, हिल्सा, ठीक है। फिश एंड राइस इज़ द स्टैपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। बोला जाता है कि जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, ठीक है, उड़ीसा हो गए, तो ये सब एरिया में लोगों का जो खाना होता है वो मेनली फिशिंग खाना होता है, ठीक है, स्टैपल डाइट होते हैं। लेकिन जो लोग अगर हम देखें ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे पैडी ज़्यादा होता है तो उनका डाइट पैडी से ही होता है। जस्ट लाइक टेक द एग्जाम्पल सदर्न इंडिया में अगर कुछ भी चीज़ें बनती है तो मोस्ट ऑफ द राइस से बनती है, लेकिन अगर हम नदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ बनती है तो वीट से बनती है। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। Just a minute. Yeah, so here we have studied about the subtropical region life in the Ganga basin, Brahmaputra basin. So here we saw how the peoples are living in the Ganga Brahmaputra basin. What are the first हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा कि यहाँ पे ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो देखा कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ में आता है। एंड हमने यहाँ पे ये देखा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं और बहुत
तब जाके वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है। और हम गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को एक जो इंडिया का मैप है इससे हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है एंड हाउ दिस इज़ अ डिफरेंट। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी डिड कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं व्हेन दे गो गिव डिस्चार्ज देयर वाटर, तो वहाँ पे माउथ ऑफ रिवर के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बेसिकली ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं प्लेन एरिया में, ठीक है। और बोला जाता है कि यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया है ये यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसून हमेशा यहाँ पे का क्लाइमेट जो है वहाँ पे क्या होता है कि मानसून सीज़न में ही रेनी सीज़न होता है। और मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल रहता है। जब ठंड रहेगी तो ठंड रहेगा, रेनी सीज़न रहेगी तो रेनी सीज़न रहेगा, समर रहेगा तो समर रहेगा। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। एंड आफ्टर दैट हमने क्या देखा यहाँ का टोपोग्राफी क्या है, ठीक है, यहाँ का लैंड कैसा है, लोग कैसे हैं, यहाँ के फर्टिलिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पे कल्टीवेशन क्या क्या होता है, क्या क्या क्रॉप्स होते हैं। तो हमने क्रॉप्स में देखा पैडी होते हैं, वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने कैश क्रॉप भी देखा जैसे शुगर कैन हो गया, ये सारे कैश क्रॉप भी होते हैं, फ्रूट्स भी देखा। एंड हमने व्हाट डज विथ स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस लाइक बंगाल एंड असम, वहाँ पे टीज़ भी होते हैं, ठीक है, टीज़ की भी प्रोडक्शन होती है। एंड ऑल दिस थिंग वी हैव अंडरस्टैंड टिल नाउ एंड स्टडी। सो here you can understand the different types of agriculture like a terrace agriculture which was grown here. तो टेरेस एग्रीकल्चर बेसिकली कहाँ पे होता है, हिली एरिया में। Okay, so here is a just one box time question is given. In the fresh water of the river Ganga river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called the sussu, also called the blind dolphin, is found. So basically the blind dolphin is found in the Ganga and Brahmaputra basin. The presence of blind dolphin is an indication of the health of the river. Okay, so basically where there is a blind dolphin found in this basin like a Ganga or Brahmaputra river basin, that indicate the purity or the quality of the river which is found in that area. Suppose take the example of Allahabad. Okay, Allahabad basically located in a UP. When Ganga river enters into the Allahabad, basically that river become very impure. So here will be no presence of dolphin. Got it? Yeah. The untreated industrial and urban waste with the high amount of chemicals are killing the species. So basically due to untreated or urban waste, a high amount of because you can understand increasing of urbanization, industry and all these things are polluting the river. So I hope you understand this class and enjoyed a lot. We'll come to the next class with the next topic.